Assalamu alaikum. So today's topic is method of issuance of currency और साथ ही साथ ये कि कौन से मेथड्स पाकिस्तान में प्रिवेल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि करेंसी नोट किसको कहते हैं। करेंसी नोट वो जिससे हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं और वो नॉर्मली हर किसी की जेब में पाया जाता है और हर मुख्तलिफ मुल्क का इस वक्त मुख्तलिफ करेंसी नोट है, जो आप पेपर करेंसी भी जिसको आप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ ये जो इशू करने वाली अथॉरिटी है वो हर बैंक किसी भी मुल्क के उसकी हायर बैंक यानी आप उसको सेंट्रल बैंक जिसको हम कहते हैं, यूजुअली सेंट्रल बैंक इशू करता है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मेन चीज़ एक बात दिमाग में आती है और जो नॉर्मली कुछ लोगों को भी समझ में नहीं भी आती है और कुछ लोग सवाल भी करते हैं कि अगर ये एक मशीन से प्रिंट ही हो रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिंट क्यों नहीं कर लेते। मतलब अगर हमें चाहिए, हमें पेमेंट्स करनी है तो हम ज़्यादा कर लें। या फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो इसी के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो ये हमारी करेंसी नोट की पहली स्लाइड है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया। ये currency notes are the paper money usually issued by the central bank of any country. In our case, currency notes is issued by the State Bank of Pakistan. हमारे केस में क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है, सेंट्रल बैंक जो भी इशू करता है करेंसी वो एक सर्टेन कंसिडरेशन के बेस के ऊपर होती है, वो सिर्फ रेंडमली पैसे प्रिंट नहीं कर सकता। अच्छा, अब बात आती है कि जी कौन से क्यों इस तरह क्या होता है। तो जी इसके कुछ दो प्रिंसिपल्स होते हैं। ये प्रिंसिपल ये रहे आपके सामने, करेंसी प्रिंसिपल एंड बैंकिंग प्रिंसिपल। अब हम इसको आगे फर्दर एलेबोरेट करूंगा मैं कि क्या होते हैं दो प्रिंसिपल, यानी इन्हीं प्रिंसिपल की बेस के ऊपर कुछ मेथड ड्रॉ किए गए हैं जिन मेथड्स के ऊपर कंट्रीज काम करते हुए अपने नोट्स को इशू करती है। क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए या कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से कुछ मतलब कोई ऐसा बेंचमार्क हो जिससे वो जो करेंसी प्रिंट हो रही हो उसकी एक जायज़ा लिया जा सके कि हाँ ज़्यादा करिए कम करिए क्या है, वरना तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, कोई बेंचमार्क ही नहीं होगा। तो ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग नीड्स अ बेंचमार्क, सर्टेन बेंचमार्क। ठीक है। टू टू नो इट्स वैल्यू वी मस्ट हैव अ बेंचमार्क। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस अनदर स्लाइड। करेंसी प्रिंसिपल। करेंसी प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू, नोट्स आर इशूड अगेंस्ट गोल्ड रिजर्व। अच्छा, करेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि जी प्योरली आप जो भी करेंसी इशू करेंगे, जो भी करेंसी नोट इशू करेंगे, अगर 100 रुपये का आप नोट इशू कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आप 100 रुपये की वैल्यू का गोल्ड रिजर्व सेंट्रल बैंक अपने पास रखेगा। ये करेंसी प्रिंसिपल कहलाता है। उनका कहना ये है, यानी ये प्रिंसिपल बेस ही ये करता है कि जो इस प्रिंसिपल के ऊपर चले, तो उनका कहना है कि जी 100% आप गोल्ड से उसको जो है वो कवर करेंगे अपने इस रुपये को। और उनका कहना यही है कि जो पेपर मनी है वो सब्सिट्यूट है मेटालिक मनी का, यानी अब ये समझ लिया, कहते हैं कि जो जिस जगह के ऊपर आपको गोल्ड देना था तो आपने उस जगह के ऊपर उसके सब्सिट्यूशन में पेपर मनी, एक 100 रुपये का अगर गोल्ड देना था, 100 गोल्ड की जगह आपने उसका नोट दे दिया और उसके बैग के ऊपर आपने 100 रुपीज़ का के लिए नोट रख लिया, तो गोल्ड रख लिया। ठीक है। और इसका जो एडवांटेज है, मेजॉरिटी मतलब मेजर एडवांटेज जो है वो ये एडवांटेज होता है कि आपको कोई भी इस पे इनसिक्योरिटी नहीं होती। जो आपके सिटीजन हैं, जो आपकी कंट्री में जो लोग रहते हैं, उनको कोई इशू नहीं होगा इस चीज़ को हासिल करते हुए। इस नोट के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि उनको पता हुआ है कल को अगर क्राइसिस के अंदर हमें वापस जाना है बैंक के पास, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा। अगर हम लिक्विडेट करवाने जाते हैं, लिक्विडेट तो नहीं, अगर हम उसके बदले में गोल्ड लेने जाते हैं क्योंकि अब बैंक के पास है, तो डेफिनेटली उसके पास उस वैल्यू का गोल्ड होगा, तो वो उसको गोल्ड दे सकता है। यानी अगर उसकी करेंसी की वैल्यू स्टिल वो वैसे की वैसी रहेगी क्राइसिस के टाइम के ऊपर भी। ठीक है। एक्सेस इशुएंस का कोई मसला नहीं होगा क्योंकि जितने भी नोट्स इशू होंगे आप उसके बदले में आपके पास पीछे बैक पे गोल्ड होगा, तो एक्सेस इशुएंस नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ दूसरा प्रिंसिपल जो कि है बैंकिंग प्रिंसिपल। बैंकिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, उसका कहना यह है कि जी कोई ज़रूरत नहीं है कोई गोल्ड रिजर्व रखने की, यानी कोई ऐसी कोई मेन रिक्वायरमेंट नहीं है गोल्ड रिजर्व की। आप नोट्स को इशू कर सकते हैं बिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेड और बैंक्स की अगर अपने आपको डिस्क्रिप्शन पर है ये कि वो ट्रेड वगैरह की नेसेसिटी देखते हुए कि अगर ट्रेड में ज़रूरत है हमें पैसों की तो वो नोट इशू कर दें।
और सर्टेन कोई एक मतलब ऐसे ही कोई आप गोल्ड रिजर्व रख लें सर्टेन कि थोड़ा बैक के ऊपर, लेकिन कोई ऐसा कोई लॉ ना बनाया उसको कि जी 100% रखना है, इतना परसेंट रखना है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर अगेन डिसएडवांटेज है। वर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि जहाँ वहाँ पे करेंसी प्रिंसिपल में ये सिक्योरिटी है, या ये इनसिक्योरिटी है कि जो कॉन्फिडेंस है वो पब्लिक का इसके अंदर इतना नहीं है, इसलिए क्योंकि इसके बैक के ऊपर कुछ है नहीं। तो कल को अगर करेंसी से कॉन्फिडेंस उठता है लोगों का, और कल को अगर मतलब करेंसी जो है वो पे ऑफ नहीं कर पाएगी, तो यही सबसे मेन रीज़न है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की, कि कल को अगर हम चाहते हैं तो क्या वो गोल्ड कन्वर्ट हो पाएगा। तो लाजमी सी बात है कि उसके बैक पे जब गोल्ड ही नहीं है तो सिस्टम ही किस पे बेस कर रहा है, यानी वो सिर्फ एक मफरूज़े पे एक बस एक ट्रैक पे चलते हुए जो है उसको हमने देख लिया, और हमने उसके ऊपर जो है करेंसी नोट शुरू कर दिए, लेकिन इन टर्म्स एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हम उसको जो है वो कॉप अप नहीं कर पाएंगे उससे। अच्छा खैर, इन्हीं दोनों प्रिंसिपल्स को मिक्सअप करके और कुछ करके इन्होंने जो है वो तीन मेथड्स बनाए इशुएंस के। एक है द फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम, द सेकंड वन इज प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, द थर्ड वन इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अच्छा, वन बाय वन इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम जो है ये एक ऐसा फिड्यूशियरी सिस्टम है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कहा जाता है कि आप जो भी नोट इशू करेंगे उसके बैक के ऊपर आप रिजर्व्स जो है वो रखेंगे, लेकिन कब? जब एक सर्टेन लिमिट के बाद, यानी एक सर्टेन लिमिट के नोट आप बिना गोल्ड के इशू कर सकते हैं, यानी क्योंकि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, आपने देखा अपने मुल्क के हालात, तो आपने उनको इशू कर दिया एक लिमिट पर उस लिमिट से आगे अगर आपने $1 कह रहा हूँ, ₹1 भी अगर आपने जो है वो बढ़ाना है, तो आपको जो है उसके अगेंस्ट में 100% गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक्सेस इशुएंस वाला मसला है इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जब आप एक्सेस की तरफ जाएंगे तो आपको उसके लिए आपने गोल्ड रिजर्व रखा हुआ होगा, ठीक है। और जहाँ तक आपकी इकोनॉमी में कैपेसिटी है वहाँ तक आप उसको, एक जो लिमिट आपने मेंटेन करी होगी वहाँ तक आप उसको एक्स्ट्रा नोट कह रहा हूँ, यानी जो आपके जो लिमिट है उसके हिसाब से आप नोट इशू कर दे देंगे विदाउट गोल्ड रिजर्व, ठीक है। और यही सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी फॉलो करती रही काफ़ी टाइम तक के पहले, लेकिन उसके बावजूद इसके बाद भी कोई एक नया सिस्टम आया, वो इसलिए आया क्योंकि ये सिस्टम भी अब ऑब्सलीट हो गया, उनको लगा, कहते हैं कि नहीं इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अच्छा, ये किस किस्म का सिस्टम बना कि जिसके अंदर ये कहा गया कि यार आप जो गोल्ड रिजर्व है वो रखें, लेकिन किसी सर्टेन परसेंटेज में रखें, यानी 100% ना रखें, करेंसी प्रिंसिपल को पूरी तरीके से फॉलो ना करें, बट टू अ सर्टेन अमाउंट, लाइक से दैट 30% और 40% ऑफ द करेंसी नोट, यानी अगर आप 100 रुपये का नोट इशू करते हैं तो जी 30 से 40 PKR जो है वो आप रखें, और रखने के बाद आप उसके अगेंस्ट के अंदर नोट इशू करें, यानी हर नोट के पीछे कुछ ना कुछ सर्टेन बैकिंग होनी चाहिए, ताकि आपका सिस्टम अगर जब फॉल करता है तो इतनी बुरी तरीके से कोलैप्स ना हो, कुछ चीज़ें आपके पास गोल्ड इतना होना ज़रूर लाजमी चाहिए। तो ये भी चलता रहा, और इसके ऊपर भी जो है क्या कहते हैं आपने मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट करा, और 1965 से पहले तक के इंडिया में भी ये चलता रहा है ये सिस्टम। और जिससे लिखा हुआ है कि मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव नाउ अडॉप्टेड द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। लेकिन इसके बाद भी जब अगर आप मतलब अगर आप आगे जाते हैं तो एक और जो लास्ट सिस्टम है जो कि अब मोस्टली कॉमनली यूज़ हो रहा है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका कहना ये है कि जी एक सर्टेन आप जो है वो लिमिट, जैसे फिक्स फिड्यूशियरी में का उलट है ये, उसमें था कि आप सर्टेन लिमिट तक के विदाउट रिजर्व करेंगे और फिर आप गोल्ड रखेंगे। यहाँ है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व आप रखेंगे, और उसके बाद आप उसके और उसी के बेस के ऊपर आप नोट इशू करते जाएंगे, ठीक है। तो कल को यानी, लेकिन इसमें भी अगेन कुछ मसले मसाइल हैं, क्योंकि एक्सेस इशुएंस हो सकती है, इसमें भी ये मसला आ सकता है, बट स्टिल ये सिस्टम जो है वो प्रिवेल करता है इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, हॉलैंड में, इवन पाकिस्तान में। पाकिस्तान का भी यही है कि पाकिस्तान में 1965 से पहले तक के प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम यूज़ करा, और उसके बाद अब वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के मेथड के ऊपर चलता है, और इसी मेथड को लेकर वो आगे बढ़ता है, कि जिसके अंदर वो सर्टेन लिमिट के हिसाब से उसने गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है अपने पास, और उसकी बेस के ऊपर उसने करेंसी इशू करी हुई है। लेकिन अगेन इसमें इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हमारे साथ पाकिस्तान में आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास मुकम्मल गोल्ड रिजर्व के ऊपर है नहीं, क्योंकि अगर गोल्ड रिजर्व हमारा इतना होता तो डेफिनेटली हमें इतने मसाइल नहीं आते। लेकिन इस वक्त क्योंकि करंट जब आपकी कंट्री किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती है, डेफिनेटली जब आपका गोल्ड रिजर्व नहीं होता तो आपके
आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है। और हम डॉलर के मतलब आप देख रहे होंगे कि डॉलर बढ़ता जा रहा है और हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो समझ लें, क्या कहते हैं कि एक लास्ट जो पॉइंट है वो ये कि मेथड ऑफ नोट्स इशू अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान। ठीक है, जिसमें 1965 में स्टेट बैंक ने जो है वो फिक्स मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्ट करा, और उससे पहले वो प्रोपोर्शनल रिजर्व भी किया करते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका मुझे फीडबैक दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।